चलिए अब आप लोग म्यूट रहेंगे। हमारा स्क्रीन सभी को मिल रहा होगा। बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है तो हम स्कीमेटिक स्टार्ट करते हैं। बिजली आई थी बट कट गई फिर से, अफसोस। तो कोई नहीं, हम स्कीमेटिक से लेकर के आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हर कोई को हमारा आवाज प्रॉपर मिल रहा है? आवाज सही है? हाँ सर ठीक है। ओके चलिए। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे एक मदरबोर्ड दिख रहा हो, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है। ओके विकास जी ध्यान दीजिए, फिर बाद में नहीं तो दिक्कत होगा। कौन सा मॉडल है सर ये Redmi 5A है। 6A पे चलिए ना सर, हाँ जी 6A पे चलिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5A इसीलिए हम बताते हैं क्योंकि इसमें हर एक आईसी का एक अच्छी डिफिनेशन है और हर एक आईसी को अलग अलग डाल करके आपको समझने में आसानी होगा। 6A भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बता देंगे। चलिए ठीक है सर। हाँ वो भी बता देंगे। तो आपको आपके सामने एक मदरबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्कीमेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे इस मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, हर किसी को तो मालूम नहीं है। पहले एक वक्त था कि जब आपके राइंगर माइक स्पीकर नहीं काम करता था, आप गूगल पे लिखते थे माइक वे, रिंगर वे, चार्जिंग वे, बैटरी कनेक्टर वे, अभी भी लिखते हैं, लेकिन आपको हर एक मॉडल अभी भी वहां नहीं दिखेगा या फिर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। या फिर वे जो अगर किसी ने नेट पे डाला है तो वे भी तो किसी ने। माइक बंद कर लीजिए एवरीवन, माइक अपना अपना बंद रखिए। तो ये जो भी वे होते हैं, जो आपके मदरबोर्ड में जो भी कनेक्शन होते हैं, जो भी लाइंस और ट्रैक्स होता है, हर एक ट्रैक जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी आईसी से वो जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन उसका बना हुआ है। तो यहाँ जो आपके सामने है, अगर मैं कह दूं कि ऊपर में ये जो माइक है, इस माइक की कनेक्शन किस आईसी से है और इसके बीच में कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप हमें बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये तो बताना सर उचित नहीं है कि, या फिर मुझे मालूम नहीं है कि ये फिर कहाँ से इसकी ट्रैक्स गए हैं, कौन कौन सी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। दूसरे बोर्ड से आप बोलेंगे कि मैं ट्रेस करके बता सकता हूँ। या फिर आपके सामने यहाँ पे एक आईसी है, ये आईसी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कौन कौन सी चीजें इनको चाहिए काम करने के लिए, चीजें मतलब कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए, सीपीयू से कौन सा इसे चाहिए। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं। हमारी आवाज नहीं आ रही है अभी? आ रही है सर। ये मनोज जी कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी एक बार आप लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए, उम्मीद है कि आपको आवाज मिलेगा। मनोज जी आप बोलिए, शायद आपकी साउंड आ रही है, बोलिए तो मनोज जी। तो आप लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए। तो स्कीमेटिक्स का यही काम होता है कि आप अपने मदरबोर्ड की हर एक कनेक्शन को निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके पास कोई मदरबोर्ड आया और आपने चेक करा, सपोज दैट यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर है, आपको हमारी स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे ये कैपेसिटर अगर बीप है, शॉर्टिंग है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर कौन सी लाइन की है?
ठीक है, इस कैपेसिटर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं और ये वोल्टेज कहां से आ रहा है और ये वोल्टेज कहां जा रहा है, ये सब चीज की जो एक प्रॉपर जानकारी होता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल कहा, यानी कि आपके मदरबोर्ड से एक कंप्लीट हिस्सा कि कोई भी यहाँ की कंपोनेंट हो, कोई भी यहाँ की आपकी रेजिस्टेंस कैपेसिटर या आईसी हो, आप उसकी एक सारी की सारी लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी वोल्टेज माप सकते हैं। तो इन सभी चीज को डीपली में जानने के लिए स्कीमेटिक समझना काफी जरूरी होता है। और जब तक आप स्कीमेटिक्स का सहारा नहीं लेंगे तब तक आप 100% ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेसिंग कर सकते हैं, बट एक 100% जो ट्रेसिंग होता है, हर एक लाइन को चेकअप करना, वो आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल चेकअप करेंगे, उससे बन गया तो बन गया, अगर उससे बाहर की फॉल्ट है तो वो आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए स्कीमेटिक समझना बिल्कुल ही जरूरी होता है। तो यहाँ बात है कि मैं इस मॉडल पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस मॉडल की स्कीमेटिक्स आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी नई मॉडल्स में बता दूं तो वो स्कीमेटिक्स के लिए आपको बोर्नियो होना आपके पास जरूरी होता है। तो अभी जितने भी ग्रुप में है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी के पास बोर्नियो है। तो अगर उन्हें प्रैक्टिस करने हैं स्कीमेटिक्स को सीखने की, पढ़ने की, तो उनको तो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी। तो इसकी जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसकी ना स्कीमेटिक्स आपके चैट में डाल देता हूं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊं आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए हम चैट में डाल रहे हैं। चलिए मैंने चैट में डाल दिए हैं, ये अपलोड हो रहा है। चलिए सक्सेसफुल हो गया है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मिला स्कीमेटिक्स, चैट में देखिए। मिल गया सर। ओके, चलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि जो आप होता है कि बोर्नियो से स्कीमेटिक्स पढ़ना या फिर जो है यहाँ ऑफलाइन जो मैंने अभी आपको एक जिप फाइल दिया है उसके थ्रू पढ़ना, तो क्या कोई डिफरेंसेस? तो जी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप जो मैंने दिया उससे भी सीख सकते हैं, सेम चीज है, और बोर्नियो में भी सेम चीज है, बल्कि फर्क यही है कि बोर्नियो में आपको जो भी कलेक्शन मिलते हैं ये कंप्लीट कलेक्शन रहता है, उसी का आपको चार्ज लगते हैं, और जो सिंगल सिंगल मॉडल हम डाउनलोड करते हैं गूगल से उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमेटिक्स। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि पैरेलल और सीरीज में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? पैरेलल और सीरीज में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है समझने में, पैरेलल और सीरीज क्या होता है? नहीं सर। एवरीवन जितने भी हैं आप एक बार अगर जो भी सुन रहे हैं हमें बताइए कि पैरेलल सीरीज हर कोई समझ जाते हैं या फिर नहीं समझते हैं? क्लियर है हेलो। सर।
चलिए। हेलो। जी जी, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके क्लियर है, पैरेलल सीरीज क्लियर है। और ये शालिग्राम जी जी सर क्लियर है। क्लियर है। ओके पवन जी, क्या सुन पा रहे हैं? क्लियर है, पैरेलल सीरीज समझते हैं? हाँ सर। ओके चलिए ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग एस्केमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये एस्केमेटिक्स का जो है फर्स्ट है, ये जो है आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि बीच में जो आप देख रहे हैं MSM 8937, ये सीपीयू है। 8937 सीपीयू है। सीपीयू ही आपके पूरी मदरबोर्ड में जितने भी आईसी हैं, हर किसी को यही इनेबल डिसेबल वर्किंग कराने का काम करता है। लेकिन सबसे पहले सीपीयू तभी तो आपके हैंडसेट को ये वर्किंग कराएगा। तो यहां हम जो देख पा रहे हैं MSM 8937, इसके अंदर भी काफी सारी जो है प्रोग्राम किए हुए रहते हैं, इसके अंदर भी काफी सारे डेटा रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपका काम करता है। ये सीपीयू भी प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर अगर जिस चीज की प्रोग्रामिंग होगी उसी चीज को ये एक्सेस करेगा, और जिसकी प्रोग्रामिंग नहीं है उसको एक्सेस नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए वाईफाई ब्लूटूथ FM, अगर इसके अंदर प्रोग्रामिंग है वाईफाई ब्लूटूथ FM की, तो ये वाईफाई ब्लूटूथ FM की आईसी को ये कंट्रोल कर पाएगा, वरना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले की जो फीचर्स फोन आते थे उसकी छोटी सीपीयू रहते थे, काफी कम उसके अंदर डेटा रहता था, तो वो काफी कम ही उस फोन में आपको फीचर मिलते थे। लेकिन अब की फोन में काफी सारे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, ताकि उसमें काफी ज्यादा जो है डेटा प्रोग्राम करा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी सीपीयू जो है हर चीज को किस तरह से कंट्रोल करता है। तो ये आपकी सीपीयू है, इसके अंदर इतने चीज जो है प्रोग्राम्ड है। ठीक है, तो ऊपर में जो हम लोग देख रहे हैं VGA 12x14 2 लेयर की ये रहती है, डबल 2 लेयर्स ये रहते हैं, ये 2 लेयर्स में 12x14 FCBGA, ये इसका साइज होता है IC का। 1.4 गीगाहर्ट्ज एवं 1.1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे ये काम करता है। ठीक है, और इसमें जो है ये एंड्रिनो 505 जो है, ये इस चीज की एक प्रोग्रामिंग है। एंड्रिनो 505 जो ये प्रोग्रामिंग है, ये इस चीज का एक कोडिंग है, नंबर है इसकी एंड्रिनो 505। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें हर चीज आपको मिलेगा, सेंसर, कोडेक, जीपीएस, मॉडम, हेक्सागोन, ये सब वेन्यूज 2.0। तो हर चीज की इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, एक डेटा प्रोग्रामिंग है, तभी ये आपके फोन में हर इस फंक्शंस को ये ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले बात ये है कि आपकी सीपीयू जितनी ज्यादा पावरफुल रहेगी, उतनी ज्यादा आपके फोन के जो स्पीड है वो मस्त रहेगा। तो सीपीयू से ही आपके सारे वर्किंग होते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए PMI 8937। PMI का मतलब होता है, ये आपकी इस आईसी को कहते हैं DC टू DC आईसी। अगर नोट करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। PMI को कहते हैं DC टू DC आईसी, यानी कि ये आईसी आपके जो बैटरी की जो पहली वोल्टेज है, उस वोल्टेज को ये PMI आईसी ही लेता है। उसके बाद ये लेने के बाद जो पहली वोल्टेज ये लेता है उसे VBAC लाइन कहते हैं, और जब ये वोल्टेज ले करके फिर ये 3.7 वोल्ट को आउट करता है, उसे VPH लाइन कहते हैं। तो PMI जो है हमारा DC टू DC आईसी होता है। ये आईसी ही आपके सप्लाई देता है PM8937 को, यानी कि मेन पावर आईसी को। मेन पावर आईसी सप्लाई लेने के बाद आपके सीपीयू और आपके अन्य विभिन्न सेक्शन को ये बांटने का सप्लाई काम करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और साथ ही साथ PM8937 ही आपके माइक स्पीकर को कंट्रोल करता है और रिंगर को। इसके साथ साथ वाईफाई आईसी को आपके सीपीयू कंट्रोल करते हैं, सिम की कनेक्टिविटी सीपीयू से होते हैं। बल्कि इन सभी को सप्लाई देने का काम पावर करेगा, बट इसको कंट्रोल करने का काम सीपीयू करेगा। सेंसर को भी सीपीयू कंट्रोल करते हैं। अर्थ केबल डिपोजिंग जो ऑन करते हैं सीपीयू कंट्रोल, WDR सीपीयू से, RF भी आपके सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। 318 करते हैं आप, यानी कि केबल लगा के डायरेक्ट जो नेट एक्सेस करते हैं अपनी कंप्यूटर में, उसके लिए भी सीपीयू से ही डेटा आपके
रिसीव एवं ट्रांसमिट होता है। मेमोरी कार्ड सीपीयू से कनेक्टेड, ईएमएमसी सीपीयू से कनेक्टेड, रैम सीपीयू से कनेक्टेड, डिस्प्ले सीपीयू से कनेक्टेड, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा सारे सीपीयू से कनेक्टेड। तो ये एक जो दिखाया गया है ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब एक कॉलम बनाया गया और कौन सी कॉलम किससे कनेक्टेड है बस ये दिखाया गया है। अब इसकी हम लोग चलेंगे डीपली एकदम डिटेल्स पे, कंप्लीटली फुल डिटेल पे। तो इसको आप नीचे कीजिए, आप देखते VPS को हैं थोड़ा सा यहाँ आप, हेलो हाँ जी सर, VPS लाइन अगर आप बोलेंगे कि VPS लाइन चेक कीजिए तो इसको VPS लाइन किसको बोलते हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए इसको। VPS लाइन अभी दिखाएंगे, वो तो बस ब्लॉक डायग्राम में मैंने बोला, अभी खत्म नहीं हुए, काफी चीजें अभी आपकी बाकी है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ देखिए समझना क्या है कि यहाँ पे आपकी जो पूरी मोबाइल फोन की जो सर्किट है, पूरी फोन की जो सर्किट है उस सर्किट को यहाँ पे बनाया गया है। अब बात ये होती है कि पूरी फोन की सर्किट को एक बार में ही नहीं बनाया जा सकता। एक बार बनाने का मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में हर एक अंग कनेक्टेड है और उसकी वर्किंग कनेक्टेड रहते हैं। अगर इस बॉडी की पूरी नक्शा एक पेज पे बनाया जाए तो मेरे ख्याल से हर एक उसके अंदर सभी चीज को दर्शाया जाए तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में ही कितने सारे नली हैं, कितने सारे उसमें वर्किंग के कनेक्शंस हैं, वो एक बार में नहीं आएगा। तो आपका क्या होगा, एक पेज पे एक चीज बनेंगे, दूसरे पेज पे दूसरा चीज बनेगा, तीसरे पेज पे तीसरे चीज बनेंगे। तो यही चीज है। यहाँ है आपका PMI 8937, यहाँ देखिए PMI 8937, यहाँ नीचे में देखिए कि यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि PMI 8937 से कनेक्टेड जो भी चीज है, जैसे बैटरी कनेक्टर, फ्यूल गेज, OBP, चार्जर, तो इन सभी चीज को कंट्रोल करने का काम करता है PMI 8937। ठीक है, समझ रहे हैं कुछ? ये आपको कनेक्टेड है। इसके बाद इसकी अगली पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे है PMI 8937 जो है PMI नहीं PM, मेन पावर ऐसी, उसकी ना MPP और क्लॉक लाइन, कंट्रोलर लाइन है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे अगली पेज पे तो इसी का है बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर का मतलब होता है वोल्टेज, ये भी हम बताएंगे क्या होता है बक कन्वर्टर। ये भी देखिए ये भी PM8937 ही है और ये भी PM8937 ही है। मतलब PM8937 जो आपकी मेन पावर ऐसी है, मैं इमेज दिखाता हूं, ये वाली यहाँ देखिए, ये जो मेन पावर ऐसी है इसके अंदर जितने बॉल है, ध्यान से समझिएगा, अगर इसके अंदर सपोज दैट 200 बॉल है, बॉल्स, तो उसके 200 कनेक्शन निकलेंगे। हो सकता है कि 50 बॉल NC हो, ग्राउंड हो, तो फिर भी 150 बॉल्स की जो कनेक्शन निकलेंगे, कौन कहां जा रहा है, वो सभी कनेक्शन आपको एक बार में नहीं बन सकता है, एक बार में नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ क्या किया है इसने, 8937 का एक कंट्रोलर लाइन इसने अलग से बनाया, फिर PM8937 का बक कन्वर्टर इसने अलग से बनाया, फिर उसके बाद PM8937 का LDO सर्किट इसने अलग से दिखाया, LDO सर्किट, लो ड्रॉप आउट सर्किट कहते हैं। फिर 8937 का कोडेक सेक्शन इसने अलग से दिखाया, कोडेक मींस ऑडियो वगैरह, माइक वगैरह काम करते हैं। फिर उसके बाद 8937 का ये कंट्रोलर सेशन इसने अलग से दिखाया, यानी ये ऐसी जो कंट्रोल करते हैं, किसी को इनेबल करता है, डिसेबल करता है, यानी कंट्रोल करता है। सॉरी, ये MSM। अब हम लोग जो है देखिए PM का कितना पॉइंट है, देखिए 1 पॉइंट PM, 2 पॉइंट PM, 3 पॉइंट PM एंड 4 पॉइंट PM। तो PM की 4 पेज है, 1 2 3 एंड 4, 4 पेज में सिर्फ इस पावर IC की डिटेल है। देखिए इस 4 पेज में सिर्फ पावर IC की डिटेल्स है। ठीक है, तो दिखने में सर्किट एक काफी छोटा होता है, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स पे जाएंगे तो काफी बड़ा बनता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इस तरह से आप देखते जाइए कि अब यहाँ देखिए MSM का मतलब CPU होता है। अब CPU स्टार्ट हुआ, CPU का देखिए 1 पेज, CPU 2 पेज, CPU का GPIO 3rd पेज, CPU का MIPI ग्राफिक्स 4th पेज, CPU का 5 पेज, 6 पेज, 7, और यहां से हमारे रैम हो गए eMMC।
तो यहाँ तक हमारे 5 एंड 7 पॉइंट जो है हमारे सीपीयू चले। तो ये जो आप जितनी चीजें देख रहे हैं ये आपकी हर एक आईसी का क्या है, एक डिटेल है, हर एक उसकी पिन की। अब यहाँ देखिए तो ये सीपीयू की इतने पॉइंट ग्राउंड रहते हैं, इतना सारा उसके जो बॉल्स हैं वो ग्राउंड ही रहता है। तो इसको अब हम लोग एक बेसिकली तरीके से समझेंगे। अब देखिए यहाँ ईयरफोन्स की कनेक्शन, यहाँ देखिए फ्लैश एलईडी ड्राइवर, फ्रंट कैमरा, एलईडी बैकलाइट की कनेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए सिम और मेमोरी कार्ड की कनेक्शन, यहाँ देखिए एलईडी लाइट इंडिकेटर की कनेक्शन, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट का कनेक्शन, यहाँ WDR की कनेक्शन, यहाँ फिर नेटवर्क। तो इस तरह से ये कंप्लीटली आपको लास्ट में जाकर के जीपीएस दिया है, सबसे लास्ट में जीपीएस किया है, यानी जनरल पैकेट सर्विस। तो यहां से पूरी की पूरी जो है आपको स्कीमेटिक्स अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी स्कीमेटिक्स को अगर आप देखना सीख जाते हैं तो आप मोबाइल की हर एक हिस्से को ट्रेस कर सकते हैं, पूरी मदरबोर्ड की सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन को आप ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ने का तरीका समझाते हैं। यहां तक तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इस स्कीमेटिक्स का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस तरह से हमारा हेडफोन में जब बैटरी कनेक्ट होता है तो वोल्टेज जो है आगे की ओर सप्लाई निकलती है और हमारे डीसी टू डीसी आईसी को मिलता है। पहली वोल्टेज मैंने बताया, उसके बाद वो वीपीएच लाइन को बनाता है, फिर वो वीपीएच लाइन आपकी पावर आईसी को मिलता है, फिर पावर आईसी उस वीपीएच लाइन को छोटे छोटे वोल्टेज में जैसे कि 0.5, 1.0, 1.2, 1.8, 2.2, 2.8, इन सभी छोटे छोटे वोल्टेज में, जिसे हम लोग कहते हैं आपको बक कन्वर्टर सेक्शन या एलडीओ सेक्शन, इस तरह से वो सभी वोल्टेज को छोटे छोटे वोल्टेज में डिवाइड करके सीपीयू को, एमएमसी को, अन्य आपके मदरबोर्ड के सभी आईसी को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तब जाकर के आपकी हैंडसेट जो है वो ऑन होते हैं, बूट करता है। एक भी सप्लाई अगर मिसिंग हो जाए तो हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो आप सभी सप्लाई को हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा हैंडसेट 3.7 वोल्ट की बैटरी पे ऑन होता है, सिर्फ इतना जानते हैं, एक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो। लेकिन जी बिल्कुल नहीं, 3.7 वोल्ट से हमारा मोबाइल सिर्फ नहीं चलेगा। 3.7 वोल्ट तो उसकी मेन सप्लाई है, बस उस सप्लाई को वो कम से कम 8 से 10 सप्लाई में वो कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, उसके बाद जाकर के हमारे फोन स्टार्ट होते हैं। तो सिर्फ बैटरी लगने से ही फोन नहीं चालू होता है, उसके अंदर काफी सारी सप्लाई जो है वो बनते हैं। वो सप्लाई एक भी नहीं बनेगा हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर को अगर पिन उसकी सीसी को निकाल दिया जाए, चलिए हम इमेज दिखाते हैं कि अगर हम यहां से इस सीसी को निकालें तो इसमें 8 पॉइंट आपको दिखेगा, दिख रहा है 4 4 8 पॉइंट, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन अगर ये मदरबोर्ड में लग जाए तो सिर्फ 4 पॉइंट ही काम करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे का जो पॉइंट है ये दोनों सेम सेम होता है। नीचे और ऊपर की जो ये पॉइंट है ये दोनों सेम सेम है। सर ये बैटरी कनेक्टर जो 4 पॉइंट होता है, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, बाकी 2 क्या होता है सर? हाँ जी जी वही तो, ओके सब हम बता रहे हैं। तो इसमें जो 4 पॉइंट है, ऐसे गिनिएगा तो टोटल 8 पॉइंट होगा, लेकिन ये मदरबोर्ड पे जब लग जाते हैं तो 4 पॉइंट बनते हैं, जिसमें कि ऊपर नीचे से सामने सामने एक हो जाता है। तो 1 2 3 4 साइड के 2 पिन चौले और बीच का 2 पॉइंट एकदम पतला। तो जो साइड के 2 पिन है तो एक प्लस और एक माइनस हो जाता है, और एक हो जाता है आईडी और एक हो जाता है थर्मिस्टर। ठीक है, ये 4 पॉइंट जब आपके बैटरी से कनेक्ट होंगे तभी आपका हैंडसेट स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। सिर्फ प्लस माइनस से भी नहीं खुलेंगे, आईडी और थर्मिस्टर भी चाहिए। तो क्या होता है आईडी, क्या होता है थर्मिस्टर, हम सब बताते हैं।
एकदम समझिए ध्यान से। तो यहां देखिए, तो स्कीमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर कोई रेखा सीधे इस तरह से आए, यानी कि ये मान लिया जाए आपको 3.7 वोल्ट की लाइन है, ठीक है, हमारा स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। अब और कोई सप्लाई ऊपर से ये आ रही है और ये नीचे की ओर चली गई, तो यहाँ पे जो हमारा क्रॉसिंग बनता है, अगर ये सप्लाई 1.8 वोल्ट की है, ठीक है, ये सप्लाई 1, ये सप्लाई 2, तो क्या आप बताइए कि यहाँ पे ये हमारी सप्लाई जुड़ जाएगी या नहीं जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगा। जी बिल्कुल, ये नहीं जुड़ेगा। इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई लाइन एक लाइन को क्रॉस करता है या फिर कोई अगली लाइन आएगा, सपोज दैट तीसरी लाइन, और ये हमारा जो है सप्लाई यहां से आ करके इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है, और ये है हमारा 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो सर्किट में ऐसे ही होते हैं कि हर एक सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब होता है कि ये कनेक्शन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसे ऐसे इसको बोलेंगे नो कनेक्शन, ठीक है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट, एनसी, यानी इसको नो कॉन्टैक्ट कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर इस तरह से और इस तरह से हो और बीच में हल्का सा बूंदा लग जाए तो हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हाँ ठीक है सर। ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखिए, एक इस तरह से और इस तरह से, तो ये भी हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट, यानी जंप कर गया तो यानी ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो बीच में एक बिंदी लग जाएंगे, तो समझ जाइए वो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। बाद बाकी तो आप लोग रेजिस्टेंस का सिंबल जानते होंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है, ये हमारा आर मींस रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटर का सिंबल है सी, इसे कहते हैं कैपेसिटर, समझ रहे हैं? हाँ जी सर। जी सर, जी सर। और रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी से डिनोटेड होते हैं। तो ये सब क्या है, स्कीमेटिक्स के रूल हैं। तो यहीं पे अब आप देखिए कि यहाँ जो हमारी बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे 1 नंबर और 8 नंबर एक ही है, क्योंकि 1 नंबर की पिन जो है देखिए 8 नंबर से यहाँ बॉल बन के जुड़ गया, यानी ये 1 है। 2 नंबर 7 नंबर 1 है, 3 6 1 है, 4 5 1 है, ठीक है। ये सब सारे पॉइंट 1 है। तो हम सबसे पहले 1 नंबर की पॉइंट को पकड़ेंगे, ये कहाँ जाता है, तो 1 और 8 नंबर की पॉइंट यहां से देखिए सीधे और आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ आने के बाद ये ऊपर चला आया, यानी कि ये बन गया वी बैट। वी बैट का मतलब 3.7 वोल्ट, ठीक है। वी बैट का मतलब 3.7 वोल्ट, कोई डाउट किन्हीं को हो तो पूछ लीजिए। ये हो गया हमारा 3.7 वोल्ट, बैटरी में 3.7 वोल्ट रहते हैं। अब ये 3.7 वोल्ट बना, तो देखने की चीज है कि जहां से ये 3.7 वोल्ट रेडी हुआ है, यहाँ पे एक 4.7 म्यूएफ का कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है, C0501। ये मदरबोर्ड पे आपको दिखेगा, इसको कॉपी कीजिए और आ जाइए। ये जो हमारा स्कीमेटिक्स है, और ये जो देख रहे हैं इसे लेआउट कहते हैं। लेआउट का मतलब है कि ये सेम टू सेम आपको अपनी मदरबोर्ड की तरह ही दिखेगा, बल्कि फर्क यही है कि यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का नंबर दिया गया है, हर एक कंपोनेंट्स का क्या है, एक कोड दिया गया है। कोड मतलब ये इसका वैल्यू नहीं है, सिर्फ उस कोड से ये दिखेगा कि आपकी सर्किट में ये कहाँ लगा हुआ है। तो वी बैट की लाइन में मैंने कंट्रोल F मिस फाइंड करेंगे, और जो कैपेसिटर का वैल्यू ये कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए कि आपके बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जो कि पहला कैपेसिटर है आपके वी बैट के लाइन का,
यानी कि यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर्स ये देखिए, पहला एक कैपेसिटर है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे है, दिख रहा है। तो ये पहली कैपेसिटर है जो कि आपकी बैटरी कनेक्टर के वीवैट लाइन में लगा हुआ है। तो इससे ये छोटी सी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या आप ये तुलना कीजिए कि आपकी स्कीमेटिक्स के थ्रू आपके मदरबोर्ड के कनेक्शन हूबहू मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ आपको अभी समझना है, उसके बाद तो अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर नेक्स्ट इसमें अगर आप आगे आइएगा तो यहाँ से हमारा एक टीपी टेस्ट पॉइंट भी है। टीपी मतलब होता है टेस्ट पॉइंट, और इसकी 1.0 mm की साइज है, 1.0 mm की इसकी साइज है। तो यहाँ देखिए टीपी 1.0 mm, एक टीपी 36 कॉपी कीजिए और बोर्ड पे आ जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो देखिए टीपी 36 एक है यहाँ। अब हम मदरबोर्ड पे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ है एक टीपी 36, क्या 100% मैच हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से अब आप आ जाइए इसकी अगली पे। तो 1 और 8, 4 और 5 नंबर ये ग्राउंड होता है। 4 और 5 नंबर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड मिलेगा। सर वो 1 हेलो। और 8 जो, सर वो 1 और 8 जो गया, हाँ वो सर ऊपर के अलावा एक नीचे भी आ रहा था सर वो। अच्छा अच्छा, नीचे भी आ रहा था, ओके। यहाँ ना ये, जी सर, जी सर। ओके, ये देखिए ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ से 2 डायोड लग करके ये ग्राउंड है। 2 यार्ड डायोड 501 502 डायोड लग करके ग्राउंड है। इस नंबर को कॉपी कीजिए और आ जाइए बोर्ड पे। तो यहाँ देखिए टीवीएस 501 और टीवीएस 502, यहाँ आपने देखा टीवीएस 501 और टीवीएस 502 ये डायोड लग करके ग्राउंड है। तो यहाँ भी 2 डायोड लग करके ग्राउंड है, और मदरबोर्ड पे भी देखिएगा तो यहाँ 2 डायोड लग करके है ग्राउंड, दिखा? जी जी सर। तो यही चीज है कि 100% वहां जो लगे हैं यहाँ भी लगा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्कीमेटिक्स को इस तरह से, प्लस आपने देखा, अब माइनस देखिए। जा तिकडे वाहणार आहे। माइक म्यूट कर लीजिए सर। यहां से हमारा 4 और 5 नंबर जो है ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव का भी टेस्ट पॉइंट दिया है। तो निगेटिव तो डायरेक्ट मदरबोर्ड में दिख जाता है, पॉजिटिव भी दिख जाता है। अब लेते हैं आईडी और थर्मिस्टर, आईडी और थर्मिस्टर। तो यहां से देखिए 2 और 7 और 3 और 6 ये आईडी और थर्मिस्टर है। यहां से सीधे आया, यहाँ देखिए आईडी एंड थर्मिस्टर। इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। कंपोनेंट का मतलब है दोनों लाइन से डायोड भी लगे हुए हैं, और दोनों लाइन का टेस्ट पॉइंट भी दिया गया है। टीपी आईडी, सर आईडी कौन सा है, थर्मिस्टर कौन सा है सर? जी जी बिल्कुल, यहाँ देखिए आगे देख लीजिए बैटरी का आईडी, ऊपर वाली लाइन हमारा आईडी है, यानी कि 2 और 7 नंबर हमारा आईडी है, और 3 और 6 हमारा थर्मिस्टर है। तो 2 7 आईडी है। क्या पहचान है सर, इसकी क्या पहचान है? आईडी कौन सा, यहाँ थर्मिस्टर देखिए, कौन सा? यहाँ लिखा हुआ बैटरी का आईडी, ठीक है। कहाँ पे सर, कहाँ यहाँ पे? लिखा हुआ हैंड देखिए, हमारी माउस का कर्सर देखिए, अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है। है बैटरी कनेक्टर आईडी और बैटरी थर्मल। तो यही पहचान है कि जो आपकी पॉजिटिव के जो नीचे है वो आईडी है, और निगेटिव के बगल में जो है वो थर्मिस्टर है, ठीक है। 1 और 8 के नीचे 2 साथ ही आएगा ना, तो ये हमारा आईडी है। नहीं तो सिंगल लाइन पकड़ लीजिए, तो देखिए आईडी का जो है यहाँ पे आपको पॉइंट भी दिया गया है। आईडी का देखिए यहाँ टीपी 32 जो है आईडी है, और 31 थर्मिस्टर है। तो टीपी 32 जो है हमारा आईडी है। कॉपी कीजिए इसको और यहाँ पेस्ट कीजिए। यहाँ देखिए टीपी 32 आईडी एंड 31 थर्मिस्टर। अब बोर्ड पे आ जाइए। टीपी 31 ये देखिए आईडी, ये थर्मिस्टर, ये आईडी, यानी ये प्लस की बगल की जो है आईडी है,
और माइनस की जो बगल है वो थर्मिस्टर है, ठीक है। जी सर, जी जी। अब बात करते हैं कि ये आईडी थर्मिस्टर का काम क्या होता है, तो एक बता दें। देखिए आईडी का काम होता है, जब आप अपने मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी कुछ फोन में लिखता होगा कि दिस इज नॉट कंफर्टेबल दिस बैटरी योर फोन, प्लीज कॉन्टेक्ट द सर्विस केयर। इस तरह से कुछ फोन में लिखा हुआ कभी कभी आपको नजर आया होगा, तो वो बैटरी नहीं मैच करने का एक इंफॉर्मेशन होता है। बैटरी आईडी का मतलब होता है कि आपकी जो पावर ऐसी है, वो पावर ऐसी चेक करता है कि ये बैटरी हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो वो कंफर्टेबल चेक करता है, उस बैटरी में वो एक आईडी पहचान करता है। आईडी अगर उसे वो मिल जाता है तो वो उस बैटरी पे हैंडसेट को स्टार्ट होने देता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आईफोन वगैरह में ये काफी हद तक वर्किंग होता है। इसमें तो हम लोग चाइनीज में जो MI Vivo, इसमें तो कोई भी बैटरी लगा देते हैं। आईफोन में भी होता है कि अगर आप लोकल बैटरी लगा दीजिएगा तो आपकी हैंडसेट ऑन तो हो जाएगा बट फ्लैशिंग नहीं होगा, वो एरर मारेगा उसको। तो उस पर रिक्वायरमेंट होता है कि ओरिजिनल बैटरी डाल के ही फ्लैश कीजिए, आईफोन में सुने होंगे आप लोग। लेकिन एंड्रॉइड फोन में क्या है कि लोकल भी चल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ आईडी का पॉइंट दिया गया और आईडी अगर ना रहे तो आपका हैंडसेट स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या है कि आईडी का मेन काम होता है कि आपकी जो बैटरी है वो बैटरी प्रॉपर उस ब्रांड और उस मॉडल की है या नहीं, वो कंफर्म करता है आपकी हैंडसेट उस आईडी की पिन के थ्रू। और बैटरी थर्मल का काम होता है कि आपकी हैंडसेट जब चलते हैं तो आपका बैटरी कितना ड्रेन हुआ, कितना चार्ज हुआ और यूज के दौरान कितनी टेम्परेचर हीट हुए आपके फोन में, इन सभी चीज की जो एक रियलिटी परसेंटेज है वो गेन करने का काम, चेक करने का काम बैटरी थर्मल करता है, जिसे बैटरी थर्मल पॉइंट कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट पहले के फोन में प्लस माइनस BSI होता था, लेकिन अब के फोन में बैटरी आईडी और थर्मल होता है, जो कि आपके फोन को में ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये पॉइंट कनेक्टेड ना रहे तो आपका फोन स्टार्ट नहीं होगा। और बैटरी थर्मल अगर ड्राइसोल्ड या डिस्कनेक्ट हो जाए तो बैटरी टेम्परेचर टू लो या बैटरी टेम्परेचर टू हाई की प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके फोन में। सर टू हाई और टू लो की प्रॉब्लम थर्मिस्टर से ही आती है? ये थर्मिस्टर से आते हैं, इसमें सर ये रेजिस्टेंस भी चार्जिंग लगा रहता है परसेंटेज, थर्मिस्टर में, बोर्ड पे आपको सर रेजिस्टेंस। चार्जिंग परसेंटेज को यही दर्शाता है सर? ये चार्जिंग परसेंटेज को यही बैटरी थर्मिस्टर का ही काम होता है, उस परसेंटेज को चेक करना कि कितनी बैटरी आपकी बढ़ी कितनी घटी। तो अब देखिए, अब सपोज दैट कि आपकी बैटरी कनेक्टर तो निकालने की चीज होती है, बैटरी डाल के आप खींचते हैं, कहीं गलती से कवर गया बैटरी कनेक्टर, तो आपकी आईडी थर्मिस्टर की प्रिंट भी वहां से लॉस हो गए। तो कैसे पहचान होगा? तो यहाँ तो टीपी पॉइंट तो आपने देखा कि यहाँ दिया गया है टीपी पॉइंट, बट सपोज दैट कि टीपी भी निकल गए, ये भी निकल गए, तो अब फिर आपके मदरबोर्ड में आईडी थर्मिस्टर कहाँ गया, कैसे पहचान करेंगे? तो उसकी अगली पहचान है कि आगे मदरबोर्ड में उस ट्रैक को पकड़ने के लिए यहाँ देखिए एक दो कैपेसिटर लगल है, 503 और 504। देखिए NF दिया हुआ है, NF का मतलब होता है नॉन फिटिंग, नॉट फिटेड। नॉट फिटेड का मतलब है कि ये कैपेसिटर का स्पेस है आपके मदरबोर्ड में बट कंपनी ने लगाया नहीं, दिया भी जा सकता है बट उसने नहीं लगाया, यानी कि NF, ठीक है। तो 503 और 504 जो पॉइंट है वो आपकी आईडी और थर्मिस्टर का है, इसको कॉपी कीजिए और यहां से पेस्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए 503 और 504, आ जाइए मदरबोर्ड पे, ठीक है, मदरबोर्ड पे आ जाइए। तो यहाँ देखिए है 503 एवं 504 जगह दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, तो ये किस चीज की पॉइंट है, अब समझ में आया? ओके सर, आईडी और थर्मल का। आईडी और थर्मल का नहीं, तो अगर नहीं पहले से मालूम होता तो आप सोचते ये डिस्प्ले के बगल का कोई प्रिंट होगा, क्योंकि बगल में डिस्प्ले जैक भी तो है। सर हाँ सर मदरबोर्ड में नंबर तो नहीं दिया गया है ना, पार्ट्स नंबर तो दिया नहीं गया है, तो आप अगर जान रहे हैं तो, लेकिन हम कैसे जानेंगे सर? पार्ट्स नंबर तो कहीं है नहीं, बोर्ड पे पीसीबी तो दिख नहीं रहा है। अरे सर अभी इतना कंफ्यूजन है आपको? अरे ऐसा कैसे कैसे नहीं दिया गया है? देखिए 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 देखिए, तब तो बड़े कंफ्यूजन में थे आप सर, अच्छा हुआ कि अभी बोल दिए।
थोड़ा कंफ्यूजन वाला लड़का है हमसे, थोड़ा सा अरे दिक्कत। कोई बात नहीं है, अरे हमें भी शुरू में बहुत कंफ्यूजन हुआ था भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले तो आप इस मदरबोर्ड को ध्यान से देखिए, ठीक देख है सर। लीजिए, देख लिए मदरबोर्ड। हाँ। अब इस मदरबोर्ड का एक लेआउट होता है, लेआउट का मतलब क्या होता है कि उसमें यहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स का वहां पे एक कोड रहता है, ठीक है। अच्छा ठीक है चलिए हम इस चीज को मारते हैं गोली, करते हैं साइड, आ जाते हैं। सपोज दैट कि यहाँ दो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, सर। हम आपसे पूछ रहे हैं इस कैपेसिटर की वैल्यू बताइए, कितने वैल्यू की है। तो कैपेसिटर किस चीज में मापा जाता है, आपको मालूम है? कंटिन्यूटी में भी माप सकते हैं सर, कंटिन्यूटी में ही मापा जाता है। माप ये नहीं, इसकी माप क्या होती है। जैसे लिक्विड को हम लोग किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, सामान को किलो में नापते हैं, तो रेजिस्टेंस को ओम्स किलो ओम्स में मापते हैं, कैपेसिटर को किस चीज में मापते हैं? पता नहीं सर। ओके, म्यू एफ में मापते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोफेराड, ठीक है। तो हमने पूछा कि यहाँ पे बताइए इस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, या फिर आप हमें बताइए कि यहाँ पे ये जो छोटी वाली रेजिस्टेंस है इसका क्या वैल्यू है, या फिर ये रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, क्या काम है इसकी वैल्यू। तो अभी आपने बोला कि अभी आपका सवाल यही था कि सर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो आप कैसे बता रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी। जी, तो इस चीज को पकड़ने का तरीका होता है कि जब आप एस्केमेटिक्स पढ़ेंगे तो एस्केमेटिक्स को जब आप डाउनलोड करेंगे इस तरह से, यहाँ शुरू से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसे जब एक्सट्रेट करेंगे तो ये 4 टॉपिक आपको आएगा, जिसमें पहला क्या है, एक पीसीबी है, और तीसरा क्या है, एस्केमेटिक है। फिर क्या है, एस्केमेटिक एंड पीसीबी, ये ऊपर का ये दोनों एक है और नीचे का दोनों एक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल जब खोलते हैं तो ऊपर में एक मेन मदरबोर्ड रहता है और नीचे में एक सब बोर्ड रहता है, चार्जिंग बोर्ड। तो ये बोर्नू पे भी मिलेगा ना सर? हाँ जी, ये बोर्नू पे भी होगा ना सर? किस चीज पे होगा? बोर्न्यू? जी जी 100% बोर्डियो में भी होगा। तो यहाँ पहले देखिए, जीरो लेवल से समझिए कि आपकी जो एक मेन मदरबोर्ड है तो उसका एक है यहाँ पीसीबी लेआउट यानी पीसीबी का फोटोकॉपी, और एक है एस्केमेटिक्स यानी उसका कंप्लीट डायग्राम। उसी तरह से है नीचे का जो सब बोर्ड है उसका है पीसीबी लेआउट और इसका है एस्केमेटिक्स यानी डायग्राम। तो सब बोर्ड तो काफी छोटी चीज है, मेन मदरबोर्ड को पकड़ते हैं। तो इस दोनों को आप ओपन कीजिए, ओपन करने के लिए इसको ओपन भी करिए और आप अपने पीसी में एडोब रीडर रखिए, इसमें इसे ओपन कीजिए। हमारे पीसी में एक माइक्रोसॉफ्ट एड है, विंडो 10 है, तो उसमें भी ये एडोब रीडर बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम इसी में इसको पढ़ते हैं। तो इस दोनों चीज को हम यहाँ पे खोल लिए, यहाँ देखिए है पीसीबी लेआउट, यहाँ देखिए ध्यान से, और यहाँ देखिए एससीएच एस्केमेटिक है सर। जी जी, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या है कि ये पीसीबी लेआउट है। चलिए हम इसको क्लोज करके ही फिर से खोलते हैं, नहीं तो आप बड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। चलिए यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हम इसको राइट क्लिक करके ओपन में गए और किए इसको माइक्रोसॉफ्ट एड में, इसको ओपन किया, खुला। अब पहले इस चीज को समझिए, ये क्या है, ये आपकी मदरबोर्ड का इमेज है सर। क्या, मदरबोर्ड है ये? हाँ हाँ। अब इससे मिलान कीजिए, देखिए छोटा करते हैं एंड छोटा करते हैं, देखिए सेम चीज है या अलग है? सेम चीज है सर। बिल्कुल सेम है। अब हमको क्या पकड़ना है, इसकी एक मैंने रेजिस्टेंस आपको बोला था, चलिए उसकी अगली लेते हैं। ये मैंने लिया था, सपोज दैट के लिए मैंने ये लिया था। चलिए इसको भी छोटा करते हैं। हमें ये कैपेसिटर या यहाँ नीचे में रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जानने हैं, तो हम इसकी आएंगे इसकी दूसरी लेयर पे। एक टॉप, ये हमारा जो है टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, ठीक है। या ये टॉप है वो बॉटम होगा, कोई ना कोई एक लेयर तो होगा टॉप या बॉटम। ये तो हमारी ऊपर में रहते हैं शायद, ये हमारा टॉप होगा वो बॉटम होगा, ये हमारी टॉप लेयर है, ठीक है। अब इस टॉप लेयर में देखिए, इस टॉप लेयर में यहां देखिए,
यहाँ चेक है? हाँ जी, क्या नाम था आपका सर? जी पवन जी बोल रहे थे क्या? है सर, हाँ तो बोल नहीं रहे ना, फिर बोलिए हाँ या ना। पानी पी रहे थे सर। जी पवन जी, तो देखिए यहाँ जैक है और जी। इसके जस्ट ऊपर में देखिए दो कैपेसिटर है, तो यहाँ भी देखिए दो कैपेसिटर है यहाँ भी। बिल्कुल हाँ है सर। अब यहाँ देखिए 3 वो डॉट है, तो यहाँ भी देखिए 3 डॉट है। यहाँ भी हाँ। देखिए बैटरी कनेक्टर का टीपी पॉइंट यहाँ पे बैटरी, यानी इसी का हूबहू चीज बगल में आपको मिल गया। अब हमने आपसे पूछा कि बिल्कुल है आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए, यानी कि यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमारा कर्सर दिख रहा है आपको? हेलो। सर की वैल्यू सर। हाँ, अब क्या करना है इसकी वैल्यू जानने के लिए, इस रेजिस्टेंस का नंबर ये है, नंबर इसका, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसका नंबर है। हाँ नंबर है, मतलब पार्ट्स का एक नंबर पीसीबी में नंबर दिया रहता है सर। अब इस नंबर को हम डबल क्लिक करके कॉपी कर लें, तो R0711। अब इसकी हम दूसरी लेयर को ओपन करेंगे, अगली लेयर को, यानी कि इसको, जो कि हमारा होगा स्कीमेटिक। खुल गया स्कीमेटिक, ठीक है। अब इस स्कीमेटिक में वो नंबर हमें देखने से नहीं मिलेगा, सर्च करना पड़ेगा। कंट्रोल F कीजिए और उसे कंट्रोल V कीजिए, तो R0711 देखिए। अब देखिए आपका R0711 कहाँ है, दिखा? जी जी पवन जी, आप ही से पूछ रहे हैं। दे रहा हूँ मैं, माइक म्यूट कर दिया था। हाँ सर, ये 100 किलो का है। कीजिए माइक म्यूट, फिर हमें कंफ्यूजन हो। नहीं, R0711 दिखा, अब इसकी कितनी वैल्यू है? 100 किलो। अब समझ गए, मजा आया? फिर कोई दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लेआउट का लेआउट पे डिपेंडेंट है सर ये। बिल्कुल। अब देखिए ये रेजिस्टेंस लगा कहाँ हुआ है, तो बैटरी कनेक्टर आईडी में लगा हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए इस रेजिस्टेंस की दूसरी छोर पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। हाँ। इतना मजेदार चीज है, इसकी ना पूरी जन्म कुंडली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई साहब मेरे को जब मोबाइल हम ऑन करेंगे तो हमें इस रेजिस्टेंस की एक छोर पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और दूसरी छोर इसकी बैटरी कनेक्टर आईडी से जुड़ा हुआ है यहां से। क्या है मजेदार? बिल्कुल बिल्कुल सर। यही चीज है स्कीमेटिक्स को पढ़ने का तरीका, हम आपको शॉर्ट में समझा दिए और बाकी लोग भी देख लिए होंगे कि हम स्कीमेटिक्स की मदद से किस तरह से किसी भी रेजिस्टेंस की पहली वैल्यू, दूसरी रेजिस्टेंस का लगा हुआ कंडीशन, तीसरी उस पे आ रहे वोल्टेज और चौथी उस जो कनेक्शन पे वो काम कर रहे हैं वो कनेक्शन का नाम, सब कुछ दिख जाएगा। यही चीज है स्कीमेटिक। अब अगर बताइए कि आगे कोई मदरबोर्ड आ जाए, उसकी कोई कंपोनेंट कोई निकाल ले, तो क्या आप ढूंढ के लगा सकते हैं उसको? बिल्कुल लगा देंगे सर। बस चलिए, तो चलते हैं हम लोग फिर से जीरो लेवल से। सर तो दूसरे मदरबोर्ड से हम कैसे निकालेंगे सर सेम वैल्यू का कंपोनेंट? भैया दूसरे मदरबोर्ड में उसकी नंबर ना अलग होगा, बट 100 किलो का आपको नहीं दिखेगा दूसरे मदरबोर्ड की स्कीमेटिक में। क्या हमें तो 100 किलो की लगानी है ना, हम तो उसकी नंबर से क्या मतलब है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। जी सर, तो 100 किलो का फिर दूसरा मदरबोर्ड में कैसे ढूंढेंगे सर? दूसरा मदरबोर्ड में कैसे ढूंढेंगे? स्कीमेटिक्स को जूम कीजिए, स्कीमेटिक्स को जूम करेंगे तो आपको 100 किलो का 100% दिखेगा। और भी अगर मान लिया जाए फिर भी अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले मदरबोर्ड पे जाइए और 1.8 वोल्ट की लाइन को सर्च कीजिए और 1.8 वोल्ट की लाइन में मैक्सिमम 100 किलो और 120 किलो की रेजिस्टेंस मैक्सिमम लगे रहते हैं। ओके सर, ओके सर। कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे सर? मान लीजिए सिर्फ कैपेसिटर चेक करना है तो। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। कैपेसिटर को देखिए चेक करने का एक तो 100% तरीका है कि सबसे पहले जब आपको 100% उसकी टेस्टिंग चाहिए, उसको मदरबोर्ड से बाहर निकाल करके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कीजिए और कैपेसिटर से हटाइए। बिल्कुल भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए तो कैपेसिटर सही है। अगर हल्की सी भी वैल्यू आके रुक जाता है, आके चला जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जाता है, मान लिया जाए 600 पे रुक गया, 700 पे रुक गया, 800 पे रुक गया मीटर कंटिन्यूटी रेंज में, तो कैपेसिटर खराब है। लेकिन हल्का सा वैल्यू आया और चला गया तो कैपेसिटर सही है।
रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मदरबोर्ड में लगे लगे चेक कीजिएगा तो हर कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो मदरबोर्ड पे लगे लगे हम कैपेसिटर की सिर्फ सॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, बल्कि वैल्यू में वो चेक नहीं होगा। सिर्फ सॉर्टिंग कोई आ गया तो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। ओके, चलिए तो हम लोग थे सबसे पहले बैटरी कनेक्टर। कैपेसिटर से एक सवाल था सर। हाँ बताइए। जैसे कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, हम उसको निकाल दिए हैं, तो मदरबोर्ड में दूसरा कैपेसिटर लगाने की जरूरत पड़ती है या नहीं सर? एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मदरबोर्ड में कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट करता है ना, तो आपको 5-6 कैपेसिटर शॉर्ट बताता है जी, जो और पैरेलल में लगे होते हैं सर। हाँ, वो इसलिए कि उस लाइन में जो भी होगा वो भी शॉर्ट बताएगा, लेकिन जब आप शॉर्टेज वाले को निकालेंगे तो सबका शॉर्टिंग छूट जाता है। तो अगर आप किसी भी जगह से एक कैपेसिटर देखिए निकालते हैं, वो शॉर्टिंग था, आपके हैंडसेट चालू हो जाते हैं, तो दोबारा अगर आप लगाते हैं तो एक चीज होता है कि उस फोन की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितने भी पैरेलल कैपेसिटर होते हैं उसका मदरबोर्ड में काम होता है कि वो आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है और वो आपके वोल्टेज, माइक बंद कर लीजिएगा, आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है, प्लस आपके हैंडसेट में शॉर्ट सर्किट से आपके हैंडसेट को बचाता है। जैसे कभी हाई वोल्टेज आ गए तो पहले कैपेसिटर शॉर्ट करेगा, और अगर शुरू में ही उसकी कैपेसिटर निकाल दिया आपने शॉर्टिंग की वजह से, तो बाद में फिर कभी हाई वोल्टेज आएंगे तो कैपेसिटर नहीं, आपकी मेन सर्किट उड़ जाएगा, मेन आईसी उड़ जाएगा। तो अगर आप सामान के जगह पे सामान लगाते हैं तो ये 100% काम हुआ, नहीं लगाए तो बाद में उसकी मेन आईसी उड़ सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो हैंडसेट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में 100% लगाना पड़ेगा, वहां पे कोई बाईपास नहीं चलेगा नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क में तो सीरीज में होता है ना सर? हाँ, नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है वो सिग्नल को जाने देता है, सप्लाई को रोकता है। तो पहले हम रेडियो रिपेयर करते थे ना, हाँ जी, पहले हम रेडियो रिपेयर करते थे तो उसमें सीरीज में बहुत होता था। अरे भैया हमारे 2-4 गो रेडियो रखल है। भेज दिए ना सर, बना के भेज देंगे। अरे वो जमाना था कि भैया ओ बाबा, हमार जो है ना ये दरभंगा एफएम नहीं काम कर रहा है, एक रोज जरा पकड़वा दीजिए। मैच भी देखा जाता था उसमें। हाँ, बड़ा एकदम, हम भी थोड़ा बहुत रिपेयर किए हैं, काफी उसके ट्रिमर वगैरह को मिलाना पड़ता था। हाँ हाँ, ठीक है, उसका गेंग मिलाना बड़ा मुश्किल होता था। ये बड़ा मुश्किल था। और कभी कभार ये होता था कि कितने कस्टमर ऐसे भी आते थे कि अरे हमारा तो भैया पहले यहाँ पे चैनल था, आप तो अब यहाँ कर दिए, तो फिर उसकी धागा को मिलाओ भाई, उसी खिसका के यहाँ, ताकि सर एक क्वेश्चन था सर। क्या यही जमाना था ना? सर एक क्वेश्चन बिल्कुल था सर, सर। बिल्कुल। हाँ सर हेलो सर, जी बताइए। एक क्वेश्चन था। मैंने एक वीवो के सेट में से वाई के का मॉडल मुझे याद नहीं है, बट क्या था उसका बैटरी कनेक्शन डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन में कनेक्शन था, और बैटरी कनेक्टर जो था वो पूरा शॉर्ट था। तो मैंने बहुत फाइंड किया तो नेटवर्क सेक्शन से एक कैपेसिटर निकला, तो मैंने उस कैपेसिटर को हटा दिया, सेट तो ऑन हो गया। बट क्या वो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम कर सकता है सर? हाँ, फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है, तो अब बताते हैं। वो आप निकाला तो उसकी होते हैं ना कि जो RFIC आपके होते हैं नेटवर्क की, उस RFIC को डायरेक्ट सप्लाई जाता है आपका। ठीक है, RFIC को 3.7 वोल्ट चाहिए होता है, तो वहां से शॉर्टिंग था, आपने निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम ये होता है ना कि बाद में अगर कभी अप डाउन वोल्टेज किया तो उसकी RFIC जा सकती है। तो लगा दे तो बेहतर है, नहीं लगाए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो। सर उस समय मुझे आइडिया नहीं था। नहीं, ये देखिए होता है ना, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जो सामान निकालिए वहां डालिए। और कंपोनेंट लगाना कितना आसान है मैंने दिखाया है, कि आपको दिक्कत लगे कि भाई साहब वहां मुझे 300 की हीट मारना पड़ेगी, तो कुछ नहीं, 138 की पीपीटी डाल दीजिए, आराम से 200 की टेम्परेचर में कंपोनेंट लगा दीजिए, मस्ती से लग जाएगा बिना कोई तकलीफ का। ठीक है, बिना कोई आसपास की कंपोनेंट्स गर्म किए, हल्का गर्म होगा तब तक आपके कंपोनेंट लग जाएंगे। सर पीसीबी कभी हीट होता है तो वो छोड़ेगा नहीं कंपोनेंट? क्या होगा? कभी मान लीजिए नेटवर्क चलाते हैं तो कभी कभी सेट हीट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में वो छोड़ेगा नहीं पीपीटी? अरे कैसे छोड़ देगा, 138 की है ये, 138 का मतलब समझते हैं 138 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना मोबाइल गर्म होता है, उतना मोबाइल कभी गर्म होता है? मोबाइल मैक्सिमम 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट होते हैं, उससे ज्यादा हीट नहीं होता है।
40 डिग्री सेल्सियस हीट होने के बाद तो आदमी बोलता है कि भाई साहब हाथ में तो मोबाइल लगता है, पकने लगता है। मेरे मोबाइल में से एक प्रॉब्लम है, जब नेट चलता है तो बहुत ज्यादा हीट होने लगता है। मॉडल क्या है? नोट 6 प्रो। तो ऐसा कीजिए, उसमें थर्मल टेप आते हैं, थर्मल टेप उसकी आईसी पे लगा दीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा। थर्मल टेप हम दिखा देंगे थैंक यू आपको। सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके। तो काफी सारे लोग आ गए, अभी तो 16 जने हमें दिख रहे हैं, और जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो सिर्फ 20 जने थे। हेलो सर। सर मैंने लिंक अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर किया ना सर, आप थे तो मैं बस बहुत खुश हुआ सर। थैंक यू सर। ओके ओके, यानी लिंक शेयर हो गया। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ सर, EMI की प्रॉब्लम में ज्यादा करके बैटरी की प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल लो ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी नहीं टिक पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे यानी हाँ, कैसे वो रिपेयरिंग करनी चाहिए? ठीक है, देख लेंगे सभी सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे। पहले जो टॉपिक है इसको थोड़ा भी आगे बढ़ाइए, नहीं तो एकदम रुकता चला जाएगा आपका टॉपिक। EMI का बोर्ड दिखाया ना सर आपने, इसके लिए मैंने EMI का सवाल पूछ लिया। ओके, चलिए इसकी हम दूसरी लेयर ओपन करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, ये जो आप सिस्टमेटिक पढ़ा रहा है ये कहाँ से मिलेगा हमें? हमने चैट में डाल दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने चैट में डाला है स्कीमेटिक अभी। चैट में डाला है, ठीक है सर। इसमें कोई पासवर्ड वगैरह तो नहीं है ना एक्सट्रैक्ट में सर? नहीं, आराम से खुलेगा। एडोब रीडर इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें खुलेगा ये। हेलो। हम्म। चैट में क्या दिख रहा है सर? सर चैट में नहीं है, चैट में नहीं आ रहा है। किस ग्रुप में है आप लोग? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। सर ये 7 दिसंबर वाला सर्टिफिकेट भी नहीं आया अभी। तिकडे खेळा ना रे। ये चलिए मैंने डाल दिया है। 7 दिसंबर में तो नहीं, ये जो RM ऑल ट्रेनिंग करके है, ऑल सॉफ्टवेयर जिसका टैग है। कॉमन ग्रुप। RMM ऑल सॉफ्टवेयर की जो एक ग्रुप है ना, जिसकी क्लास आज हो रही है, उसमें मैंने डाल दिया है। सर ये आप नीचे वाला वहां से 30 नंबर वाला आपने जहाँ रखा उससे 30 नंबर वाला। हाँ ये वाला, ये जिसपे आईडियो का ये लग रहा है ना जो अभी ऊपर वाला। RMM ऑल सॉफ्टवेयर है ग्रुप का नेम, RMM ऑल सॉफ्टवेयर मैंने उसमें डाल दिया है। ठीक है। सर डेमो क्लास वाले में भी डाल देते सर, या फिर चैट में डाल देते तो बाकी सब भी ले लेते। तो लाइफ टाइम ग्रुप में भी डाल देते ना। अब देखिए आप लोग हर ग्रुप से अलग अलग है, तो कोई एक आदमी लीजिए ना, फिर आप लोग सेंड कर लीजिएगा एक दूसरे से। सर चैट में डाल दीजिए, सबको मिल जाएगा जो जो अभी है यहाँ पे। अच्छा चलिए मैं चैट में भी डाल देता हूँ। चैट में तो है, उसमें से डाउनलोड करना। हाँ चैट में मैंने अभी डाला है, मैं बट फिर से डाल देता हूँ। सर RMM नेपाल वाला क्या ग्रुप है ये? चलिए मैंने चैट में डाला है, थोड़ा वेट कीजिए, अपलोड हो रहा है। 1 मिनट 1 सेकंड होल्ड कीजिए। चलिए अपलोड सक्सेसफुली हो गया, चेक कीजिए आप लोग। चलिए अपलोड हो चुका है, चेक कर लीजिए। ओके सर। तो ये देखिए कि यहाँ से हम लोग बैटरी कनेक्टर पे थे, चलिए बैटरी कनेक्टर पे आ जाते हैं। कि इस तरह से हम लोग अपने मोबाइल की हर एक सिस्टम को डायग्नोस करते हैं। तो बैटरी कनेक्टर से हमारा यहाँ से क्या होता है, आईडी और थर्मिस्टर रेडी हो गया एंड वीवैट रेडी हो गया। अब हम जब यहाँ वीवैट, सर एक क्वेश्चन है। जी हेलो। हाँ जो अभी बताइए। कोई दोस्त बोले कि मैंने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया लिंक को, हाँ अगर ऐसे लोग ग्रुप में आ गए हैं सर तो सिर्फ शांतिपूर्वक क्लास को सुने, डिस्टर्ब ना करें सर वो लोग।
जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये किन्हीं के स्पेशल जिनका क्लासेस। क्लास, जी हाँ सर, जिनका सर, क्लास नहीं है वो आराम से फ्री कर में घुस सकते हैं। गए हैं क्या? ये किन्हीं वो सर ये बिना मतलब का हमारा क्लास खराब कर रहे हैं सर वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझने का चीज है, और सब दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, मिलजुल के एकदम निकाल लीजिए काम, और सब आरएमएम की ठीक है सर, क्लास ठीक है, क्लास लें सर, बट दूसरा हाँ तीसरा क्वेश्चन करके क्लास को डिस्टरबेंस ना करें सर। जी जी बिल्कुल, तो ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहां से जो हमारी वीवैट की लाइन है, जो हमारी वीवैट की लाइन यहाँ से निकलता है, यहाँ से बैटरी कनेक्टर से, ये बैटरी कनेक्टर से निकलने के बाद आपकी ये सीधे फ्यूल गेज ऐसी में चले आते हैं। फ्यूल गेज ऐसी, यहाँ इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं फ्यूल गेज ऐसी, ये वीवैट की जो वोल्टेज है आपकी फ्यूल गेज ऐसी में ये एंट्री हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये फ्यूल गेज ऐसी क्या है, तो इसकी नंबर आप देखें तो U0502 की ये नंबर है। अगर आप इस नंबर आईसी को बोर्ड पे देखना चाहते हैं, आप इसकी नंबर को यहां से कॉपी कीजिए और इसकी लेआउट को ओपन कीजिए। चलिए हम इसकी लेआउट को ओपन करते हैं। अब यहां से कंट्रोल तो ये देखिए, यहां देख रहे हैं जैक के जस्ट ऊपर में ये जो था आपकी कंपोनेंट, यहाँ पे एक देखिए U0502 करके एक आईसी है। ये जो आईसी है आपका, ये हमारी फ्यूल गेज ऐसी है। यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, ये फ्यूल गेज ऐसी है। अब देखिए कि इस फ्यूल गेज ऐसी का काम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस फ्यूल गेज ऐसी का काम है कि आपकी जो बैटरी जो चार्ज होते हैं और जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज होते हैं, उसके बीच जो परसेंटेज क्लियर होता है कि कितने चार्ज हुए, कितनी परसेंटेज हुए, और चार्जिंग के दरमियान कितना मोबाइल हीट हुआ या बहुत ज्यादा तो नहीं हीट हो गया। तो इन सभी चीज को सेंस करने का काम करता है फ्यूल गेज ऐसे। इसको डिटेक्ट करने का काम आपकी ये फ्यूल गेज ऐसी करता है। यानी कि ये हमारा आईसी हो गया और इस आईसी का ये डिटेल हो गया, स्कीमेटिक हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ऐसी काम कैसे करता है, ये ऐसी काम किस तरह से करता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। इस ऐसी का काम करने का तरीका है कि ये जो वीवैट की लाइन है, ये लाइन आपका यहां से जुड़ जाता है। ये लाइन जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R506। इस रेजिस्टेंस का एक सिरा जो है आपकी इस सिरे से जुड़े रहते हैं और दूसरा सिरा जो है ये आपके यहां से देखिए, ये आपकी जो चार्जर ऐसी है इससे जुड़ा हुआ रहता है। देखिए बैटरी इससे जुड़ा हुआ है, ये चार्जिंग आउट की जो पिन देख रहे हैं, यहां आप क्लिक करेंगे माइक बंद कर लीजिए सर, जिनका माइक है बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो फ्यूल गेज ऐसी है, ये फ्यूल गेज ऐसी काम करता है कि इसमें बैटरी की जो वोल्टेज है, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जब आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी की जो वोल्टेज है इस आईसी के थ्रू क्रॉस करके आपके मेन डीसी टू डीसी आईसी तक पहुंचता है, जिसे कि चार्जिंग आईसी भी आप कह सकते हैं, डीसी टू डीसी आईसी। यानी कि डीसी टू डीसी आईसी यहाँ है, यहाँ ऊपर में, इसके ऊपर में, तो यहां से वोल्टेज आपकी डीसी टू डीसी में पहुंचते हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज आपको यहाँ भी बोर्नियो में भी दिखेगा। चलिए बोर्नियो में भी दिखा देते हैं ताकि लगे कि बोर्नियो में कुछ डिफरेंस हो, बट ऐसा नहीं है।
सेम चीज है। देखिए वही चीज है, बोर्नियो में कोई डिफरेंस है? ठीक है, एकदम सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा फ्यूल गेज का काम करता है। यहाँ देखिए फ्यूल गेज, इसका काम है फ्यूल गेज का काम। अब ये ऐसी काम कैसे करता है? तो इस आईसी में जो सप्लाई है, बी बैट की सप्लाई एक पॉइंट से एंट्री होता है और दूसरे पॉइंट से ये इसी आईसी में रिटर्न आता है, जिससे ये आईसी आपके बैटरी के परसेंटेज को गेन करता है और गेन करने के बाद इसकी सूचना जो है वो सीपीयू को पहुंचाता है। ये देखिए जीपी आउट पिन के थ्रू और आपको I2C SCL एंड STA लाइन के थ्रू। यानी कि कोई भी आईसी जब आपकी मदरबोर्ड पे काम करते हैं, पॉइंट को समझिएगा एकदम मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी आईसी जब आपके मदरबोर्ड पे काम करते हैं तो वो आईसी सीपीयू से कम्युनिकेशन करता है, यानी वो वार्तालाप जिसको बातचीत कहिए, वो अपनी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। तो सीपीयू से जो वो कम्युनिकेशन करते हैं, तो सीपीयू से कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल लाइन कनेक्ट होगा सीपीयू से। जो लाइन कनेक्ट होते हैं सीपीयू से वो कौन कौन से लाइन होते हैं ध्यान दीजिएगा। तो वो लाइन होता है SCL SDA एंड GPIO। ये कॉल आ गया सर, हेलो। ओह अरे क्लास में अभी भी है मैम, इतना टाइम का अभाव है सर, अभी भी मैं क्लास में हूँ, अभी 9:30 तक रहेंगे। हाँ क्या नाम है सर आपका? बाबा एक घटक, मतलब ग्रुप में डाले थे या पर्सनल नंबर से भेजे थे? ओके चलिए ठीक है, क्लास से निकल के हम चेक करते हैं। टाइम का इशू है सर थोड़ा सा, ठीक है okay। तो यहाँ क्या है कि सीपीयू से जो ये कम्युनिकेशन करता है, इस कम्युनिकेशन की एक स्पेशल लाइन होते हैं जो कि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो सीपीयू से कनेक्ट होने के लिए SCL STA एंड GPIO लिख लीजिए, ये सब पिन जो है ये सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, SCL SDA एंड GPIO को। ठीक है, ये लाइन आपकी डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ जाते हैं। और यहाँ देखिए बैटरी का थर्मल, यानी जो आपने वीबैट में जो बैटरी की थर्मल पॉइंट देखा था, वो लाइन भी यहाँ आकर के कनेक्ट होते हैं, बैटरी की थर्मल पॉइंट 0 ohms का रेजिस्टेंस लग करके। आखिर मैंने शुरू में बताया था कि बैटरी थर्मल पॉइंट ही जो है आपके VDD को गेज करता है, आपकी जो बैटरी है उसे वो समझ पाता है कि कितनी टेम्परेचर है और कितनी परसेंटेज है, बैटरी थर्मल पॉइंट के थ्रू। तो फ्यूल गेज ऐसी इस थर्मल पॉइंट को लिया, उसके बाद ये थर्मल पॉइंट के थ्रू आपके बैटरी को ये सेंस करेगा, यानी बैटरी की एक सप्लाई लेगा और दूसरे तरफ से ये रिटर्न आउटपुट करके चार्जिंग आईसी को भेज देगा। तो ये बैटरी में जो भी टेम्परेचर है, जो भी परसेंटेज है, उसको ये गेन करेगा और उसकी सूचना ये सीपीयू को देगा। तो सीपीयू को देगा, ये एक पिन है जीपी आउट, यानी कि जीपी आउट ये सीपीयू में चले जाएंगे। तो सीपीयू में ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कौन सी लाइन है, तो ये लाइन को समझने के लिए आप यहाँ देखिए, इस लाइन से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीपी आउटपुट की लाइन है। ठीक है, यानी कि इस लाइन पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आता है। आप लोग सुन पा रहे हैं? यस या नो? यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अब हम एक थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाते हैं इसके बारे में, इस 3 पिन के बारे में। देखिए ये फ्यूल गेज ऐसी है, ये आपका सीपीयू है।
और ये फ्यूल गेज, हम इसका नाम एफ दे देते हैं, समझ जाइएगा, FU यानी फ्यूल गेज। ठीक है, अब इसमें है क्या, हुआ क्या है कि यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है। बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन में एक रेजिस्टेंस लगा करके ये चले गए आपके चार्जिंग आईसी में। माइक बंद कर लीजिए सर। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि ये जो Vbat की सप्लाई है फ्यूल गेज आईसी में यहाँ से इन हो रहा है और फिर इधर से भी इन हो रहा है। तो ये वोल्टेज यहाँ से इन होकर के, यहाँ से इन होकर के ये चार्जिंग में चला जाता है, और जब आप चार्ज करते हैं तो ये रिटर्न वोल्टेज यहाँ आता है, यहाँ से इन होकर के ये इस तरह से फिर बैटरी में आता है। तो यानी दो बैटरी की लाइन को ये कनेक्ट करता है फ्यूल गेज आईसी। अब जब इसको फ्यूल गेज आईसी को इस बैटरी की जो भी परसेंटेज पता चलेगा, ये परसेंटेज की सूचना भेजेगा सीपीयू को। एक जीपी आउटपुट, दूसरा SCL, तीसरा STA, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक और जीपी आउटपुट। ठीक है, तो ये जो सूचना जाएगा आपके सीपीयू को, ये सूचना, इसमें एक, चलिए हम इसको डायरेक्ट सीपीयू में जोड़ते हैं। अब इस सूचना पे, ये जो सूचना की लाइन है, देखिए यहां से ये देखिए जीपी आउटपुट की लाइन जो है ये आपके सीपीयू में जा रहा है, SDA एंड SCL सीपीयू में जा रहा है, और तीनों पे देखिए सप्लाई है VREG L5 1.8। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जीपी आउटपुट पॉइंट है, जीपी आउटपुट, इस पॉइंट पे क्या किया गया है, सप्लाई दिया गया है। सप्लाई का मतलब है कि एक मेन 1.8 वोल्ट की लाइन है, सपोज दैट यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है। कहां से ये आएगा 1.8, तो पावर ऐसी से, मेन पावर, पावर ऐसी से 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा करके ये सप्लाई जोड़ा गया है इस पे। यहां देखिए मैंने जोड़ दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या है, 5.1 किलो, इसका है 5.1 किलो के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बैटरी से जो सप्लाई है, इसकी सप्लाई ये फ्यूल गेज सेंस करा और चार्जिंग आईसी को दे दिया, यानी इसको कहते हैं चार्जिंग आईसी का मतलब PMI, सॉरी एम गड़बड़ा गया लिखने में, चलिए एम अच्छे से लिखते हैं। PMIIC, इसी को कहते हैं PMIIC, चार्जिंग आईसी या DC to DC आईसी, DC to DC आईसी, इसी को कहते हैं DC to DC आईसी। चार्जिंग आईसी कहिए, PMI कहिए या DC to DC आईसी कहिए। तो ये जो वोल्टेज जो लिया फ्यूल गेज आईसी बैटरी की 3.7 वोल्ट, ये जो भी इसको इस बैटरी के अंदर टेम्परेचर या परसेंटेज मिला, इसकी सूचना जो है जीपी आउट के थ्रू ये सीपीयू को देगा। लेकिन जब तक इस सूचना की लाइन पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगा रेजिस्टेंस लगा करके, तब तक ये सूचना ट्रेवल ही नहीं होगा। तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस लग रहा है, ये इस सूचना को सीपीयू तक पहुंचाने में पुल अप कर रहा है, इसीलिए इस रेजिस्टेंस को पुल अप रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा पुल अप रेजिस्टेंस क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर ये वोल्टेज इस पे ना दिया जाए तो सीपीयू और फ्यूल गेज की कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। लाइन भले यह से यह भी कंटिन्यू जुड़ा रहे, पॉइंट, ये लाइन भले यहां से यहां आपको कंटिन्यूटी दे, बट ये फ्यूल गेज और सीपीयू में कम्युनिकेशन खत्म।
तो ये कम्युनिकेशन तभी बनेगा जब तक कि इस पे 1.8 वोल्ट की लाइंस की सप्लाई नहीं आएगी। काफी लोगों का सवाल होगा मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में कि सर हमारा जो है मान लीजिए माइक नहीं काम कर रहा है, हमने माइक निकाला और आईसी भी निकाला, आईसी तक माइक की कंटिन्यूटी भी आ रहे हैं, बट फिर भी हमारा माइक नहीं काम कर रहा है। या फिर एनीबॉडी कोई भी सेक्शन हो कि आपने डिस्प्ले को ही चेक करा, लाइट को ही चेक करा, टच को ही चेक करा, आपने देखा कि एक पॉइंट जो है आपकी डिवाइस और दूसरी मेन आईसी, इस दोनों के बीच में कंटिन्यूटी भी मिल रहा है, बल्कि फिर भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ होगा बहुतों के साथ। तो उसकी मतलब होते हैं कि उस पॉइंट में कंटिन्यूटी से ही काफी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सप्लाई भी चाहिए 1.8 वोल्ट की इस लाइन पे, तभी ये लाइन कम्युनिकेट कर पाएगा सीपीयू से, यानी इसकी सूचना जो है यहां तक पहुंच पाएगा। इसी को कहते हैं पुल अप रेजिस्टेंस। अब देखिए आप लोगों ने I2C का नाम सुना होगा, I2C लाइन सुना है किसी ने नाम? सर मैंने सुना है। जानते हैं क्या होता है I2C लाइन? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। I2C लाइन का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये तो हमारा हो गया पुल अप रेजिस्टेंस, सेम इसी के तरह I2C भी काम करता है। तो ये लाइन आप समझ गए। अब देखिए ये लाइन भी सेम चीज है, इस लाइन को सीपीयू में जोड़ दीजिए और इस लाइन को भी सीपीयू में जोड़ दीजिए। अब इसी लाइन से क्या किया है, एक रेजिस्टेंस फिर लिया, इसको जोड़ा और इस लाइन में जोड़ दिया, फिर यहां से दूसरा रेजिस्टेंस लिया गया, इसको भी जोड़ा और इसकी अगली लाइंस में जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। कितनी वैल्यू है तो देख लेते हैं, 2.2 किलो। दोनों रेजिस्टेंस है 2.2 के, ये भी वही है 2.2 के। तो यहां देखिए 1.8 वोल्ट की लाइन से अगर सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस लग करके SCL एंड SDA लाइन पे जाता है, उसी लाइन को कहते हैं I2C लाइन। ठीक है, यहां देखिए इस सर्किट पे SCL एंड SDA लाइन है, ये लाइन चली जाएगी आपकी सीपीयू में, और इस लाइन पे यहां पे नहीं दिखाया जगह कम रहने की वजह से, इसी लाइन को उठा करके इसने यहां पे ले आया। बक असेंबली I2C, यहां देखिए SCL एंड SDA, और इस लाइन पे क्या हुआ, VREG L5 1.8 की जो सप्लाई है, जो सप्लाई यहाँ पे आया था जीपी आउटपुट पे, वही सेम सप्लाई को इसने क्या किया, इस पॉइंट पे दे दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि इस आईसी को सीपीयू से कम्युनिकेशन करने के लिए इसकी तीनों पिन पे सप्लाई चाहिए 1.8 वोल्ट रेजिस्टेंस लगा करके। इसकी दोनों की रेजिस्टेंस है 2.2 किलो और इसकी रेजिस्टेंस है 5.1 किलो। तीनों पे सप्लाई आपको बनेगा रेजिस्टेंस लगा करके। अगर एक भी रेजिस्टेंस यहां से निकाल दीजिए, ये ऐसी काम करना बंद कर देगा, इसकी ना कम्युनिकेशन सीपीयू से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी बैटरी का परसेंटेज उससे कुछ आ सकता है, या फिर बैटरी रहेंगे कुछ, बताएंगे कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके हैंडसेट में जनरेट हो जाएगा। तो यहां से क्या है कि अब आप समझ गए होंगे कि इसी को कहते हैं I2C लाइन। यहां देखिए I2C लाइन, ये जो बना सेम रेजिस्टेंस की लग करके जो सप्लाई बने, यही हो गया आपका I2C लाइन यहाँ। तो अब आप लोग I2C लाइन समझ गए, और यहां से ये GPIO लाइन समझ गए, और SCL SDA GPIO किस तरह से काम करता है समझ गए, या किन्हीं को कोई सवाल है, यस या नो? नो सर, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से समझ गए। तो अब देखिए, अगर आप हमारे कहने का मतलब को दिल से समझिएगा, अगर आप किसी एक सेक्शन की ही काम करने की तरीके को समझ जाते हैं, पॉइंट को समझिएगा, किसी एक सेक्शन को अगर आप काम करने की तरीके को समझ जाते हैं, तो आपकी मदरबोर्ड पे जितनी भी सेक्शन है सब मिला जुला के 70 से लेकर के 90% वही आधार होता है काम करने का। कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई तो वीबैट का इसने ले लिया, ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड इसने ले लिया, उसके बाद इसको जो भी सेप्टिक चाहिए, कैपेसिटर लगा के इसने सेप्टिक कर लिया। अब इसको क्या चाहिए, बैटरी का थर्मल चाहिए, बैटरी का थर्मल ले लिया, ग्राउंड ले लिया। उसके बाद क्या है
कि ये दोनों पिन मिल करके ये VDD गेज बनाएगा। VDD गेज का मतलब है कि कितनी परसेंटेज बैटरी है, यानी कि ये पॉइंट जो है यहां से ये इसमें जुड़ जाएगा। यहां दिखाया नहीं है बट ये इसी में जुड़ेगा। जब ये इसमें जुड़ेगा तब इसकी गेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। गेज मतलब कि कितना परसेंटेज बैटरी है, और जो भी इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो SCL, SDA और GP के तहत ये CPU से कनेक्टेड ये कम्युनिकेशन करने लगेगा। यही काम है फ्यूल गेज IC के काम करने का तरीका। अब आप इसकी सारे लाइंस और वर्किंग को समझ गए, तो जब भी हैंडसेट में प्रॉब्लम है तो सप्लाई चेक कीजिए, ग्राउंड लाइन चेक कीजिए, उसके बाद जो कैपेसिटर है शॉर्टिंग के लिए चेक कीजिए, शॉर्टिंग सही है तो तीनों लाइंस की वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज सही है फिर इसकी कम्युनिकेशन चेक कीजिए। इतनी चेक करते हैं तो 100% प्रॉब्लम आपको मिलेगा। सब कुछ सही है फिर जाकर के IC चेंज कीजिए। पहले IC नहीं चेंज करना, मैंने हमेशा बोला पहले IC नहीं चेंज करने, पहले सारे कम्युनिकेशन लाइन चेक करने हैं। तो यही तरीका होता है फ्यूल गेज IC काम करने का। अब यहां से ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी यहां से चार्जिंग IC से। देखिए ये है ना चार्जिंग आउट, यहां से ये आपकी ये चार्जिंग IC से कनेक्ट होगा। अब आप देखिए शॉर्ट लाइन में फॉर्म में समझिए कि चार्जिंग IC भी जब काम करेगा तो ये भी CPU को सूचना देगा, SCL, SDA और इंटरप्ट लाइन, ठीक है, SMB इंटरप्ट लाइन। सर हाँ सर ये मान लीजिए 2.2 किलो के रेजिस्टेंस के पहले जो 1.8 वोल्ट दिए जाते हैं, तो रेजिस्टेंस के बाद कितना वोल्टेज आएगा सर? वो आपको समथिंग 1.6 या 1.5 या 1.7 बस थोड़ा सा ड्रॉप होगा वोल्टेज, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, बस थोड़ा सा ड्रॉप होगा। अगर फॉल्ट फाइंडिंग में करेंगे तो उसमें तो हमें वोल्टेज पे ही डिपेंडेंट रहेंगे ना सर? जी बिल्कुल सर, अगर आप वोल्टेज नहीं चेक कर पा रहे तो फॉल्ट कहां से दिखेगा आपको? बिल्कुल। हाँ, इसीलिए ना स्कीमेटिक पढ़ाते हैं कि आप देखिए, और जब आप देखिएगा तो आप चेक कीजिएगा, जब चेक कीजिएगा तब आपको आपकी कमी आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हम कहाँ फंस रहे थे। नहीं आज आपका क्लास डिफरेंट है सर, बहुत बेटर है। हाँ तो ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन है। और देखिए जब तक आप किसी भी चीज की बनावट को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम कहाँ से ढूंढेंगे? किसी भी चीज की सबसे पहले बनावट को समझना पड़ता है। जब आप उसकी बनावट को समझ गए तभी आप उसकी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम फ्यूल गेज IC तक ही रहने देते हैं, कल हम आपको जो है इससे आगे कवर करेंगे, आपकी चार्जिंग IC को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बैच के जो मास्टर हैं, इस बैच के जो भी हैं प्रॉपर, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? विकास जी और पवन बर्नवाल जी और क्या नाम है? नहीं सर मैं तो समझ गया सर। सर ये चीज मैं कल चाहता था सर, जो लिस्ट आज बताया ना सर आपने, हाँ बस यही चीज चाहिए था मुझे जो दिमाग में बैठ जाए। सर ये एस्टिमेटिक का ये वाला क्लास कितने बजे कल स्टार्ट होगा? 7 बजे शाम को 7 बजे। देखिए सर मौसम खराब है, मौसम सही रहा तो 7 बजे नेट स्टार्ट करेंगे और 8:30 बजे खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है सर। मौसम का दिक्कत है, आज तो हम ये करता भी नहीं, आज तो एक ब्लैक पेस्टेड आपकी बची हुई है और शायद माइक्रो जंपर भी बचा हुआ, माइक्रो जंपर भी शायद मैंने नहीं बताया। तो ब्लैक पेस्टेड और माइक्रो जंपर बचा हुआ है, ये बताएंगे। अगर ये स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है 1-2 दिन इसी को निकालेंगे, उसके बाद वो बता देंगे, जैसे ठीक लगे आप लोगों को, कि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। शॉर्ट में ये जानना चाह रहे थे जी। हेलो हेलो, फ्यूल गेज IC अगर बोले सर कि फ्यूल गेज IC में प्रॉब्लम है या उस लाइन में प्रॉब्लम है, इसको क्या बोल के समझेंगे सर उसको? देखिए फ्यूल गेज IC में प्रॉब्लम रहते हैं तो बैटरी टेम्परेचर तो हाई लो का भी आता है, ठीक है, और फ्यूल गेज IC में प्रॉब्लम रहती है तो आपके मोबाइल पे परसेंटेज भी आ जाएगा 1200%, 1000%, 5000%। कभी कभी गलती से कोई मोबाइल में देखे 5000% बैटरी, तो नहीं देखे। दिख जाएगा कभी कभी, एकदम लगेगा कि भाई ये क्या हो गया फोन में, 5000% कहां से आ गया? तो ये भी वजह होते हैं। और सर कोई बच्चे की आवाज आ रहा है सर, अनम्यूट कीजिए ना सर, कोई अनम्यूट कीजिए ना सर, सभी को, किसी बच्चे की आवाज आ रही है सर।
और फ्यूल गेज ऐसी शॉर्ट कर जाए तो आपके हैंडसेट को डेड कर देता है। तो फ्यूल गेज ऐसी शॉर्ट करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो भी लाइंस है उस सारे के सारे आपके ग्राउंड बताने लगेंगे। सर ये फ्यूल गेज ऐसी सभी मॉडलों में देखने को मिलती है? देखिए फ्यूल गेज ऐसे जो है इसमें है, अगली मॉडल्स में ये ना मिले तो फ्यूल गेज ऐसी आपकी PMI IC के अंदर बंद होता है, वो उसमें पैक हो जाते हैं। ठीक है हेलो जी। ये सर बोले हैं कि वर्नियो का ये जो सिमेटिक जो है, अगर इसको अगर लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे? उसको लेना चाहें तो आपके पास कंपनी का नंबर है 893 वाला। सर मेरे पास नहीं है। ओके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ग्रुप में देखिएगा ग्रुप एडमिन है, ठीक है। जी आप जी जिस भी ग्रुप में है आपके पास ग्रुप एडमिन है, वहाँ सिद्धार्थ सर का भी नंबर है और वहाँ पे जो है श्रिया और शालिनी मैडम का भी नंबर है। वो सबको आप पर्सनल मैसेज कीजिए कि मैडम मुझे बॉर्निंग चाहिए। तो ये सर लोग बताते हैं कि हाँ कि वो 2 यूजर के लिए रहता है, महंगा आता है, सिंगल यूजर नहीं आते हैं इसके। जी जी सर बिल्कुल। मेरे से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा सर, मेरा नंबर भी मैं भी करवाता हूँ ये सब। ठीक है तो सिंगल भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चार्जेस आते होंगे सर? सिंगल यूजर का 25 शायद 2500 रुपए है शायद, आप एक बार मैडम से बात कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं हम लोग। ओके थैंक यू सर। ओके सर, ओके गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर, नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।